गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर समझने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, देख लेते हैं टॉपिक्स जिनके बारे में हमें इन चैप्टर्स में जानना है। कुछ ये ज्योग्राफी और कुछ ये साइंस की तरह है। इसमें फूड मैनेजमेंट मेनली आपको सीखना है। तो क्रॉप की वैरायटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट जो हमें करना है कि अगर हमें अपनी फसल को बढ़ानी है, यानी हायर ईल्ड पैदावार को बढ़ा सकें। उसके बाद बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंट वाले हम पौधे लगाएं सो दैट वो बैक्टीरिया उसे हार्म नहीं कर पाए। उसके बाद इम्प्रूव्ड वैरायटी अगर यूज़ करेंगे तो फसल ज़्यादा होगी, नुकसान कम, और वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर है कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर बढ़ाना चाहते हो तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, ये इसका मतलब है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र जो साइंस में डिफरेंसेस है वो याद रखना मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में और एडवांटेज ऑफ मैन्योर में। उसके बाद इरिगेशंस, तो हमें पता है वेल से देते हैं, पानी देना है फसलों को तो कुआं इस्तेमाल करते हैं, नदियाँ इस्तेमाल करते हैं और लाइफ सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम कोई पूछे तो अगेन साइंस वाला याद रखना, कौन सा 8th क्लास वाला, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन मेथड और स्प्रिंकलर सिस्टम, ये 2 मेथड याद रखना। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न है इसमें कि क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से हैं सिलेबस में, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से आप क्या समझते हो। ओके। उसके बाद थर्ड चीज़ जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम, वह है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, कि क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए फील्ड में प्रोटेक्शन कैसे की जाए, मतलब वीड से, इंसेक्ट से, किसी बीमारी से। हमें पता है अगर वीड्स को मारना है तो हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना पड़ता है, वीडीसाइड। 8th क्लास में कौन सा एग्जाम्पल था, 2,4-D। उसी तरह से इंसेक्ट को मारना है तो कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स। उसी तरह डिसीज़ वाले जो है बीमारियां, वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया वाले, साइंस वाला याद रखना। उसके बाद प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज, तो इसमें एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक अबायोटिक फैक्टर है। अगर आपने अपने ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर करके रखा है तो अबायोटिक फैक्टर कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे रोडेंट्स, मतलब चूहे या छछूंदर, ये सब काफ़ी हो गए हैं, तो वहाँ के टेम्परेचर को नाप के, क्योंकि अगर चूहे आ जाएंगे तो उस जगह का टेम्परेचर अराइज हो जाएगा। और बायोटिक फैक्टर अगर बोलेंगे तो बायोटिक फैक्टर में रोडेंट्स मतलब चूहे, छछूंदर, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग हैं, तो इनके कारण भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन, नेक्स्ट आ जाओ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम था जो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और प्रॉपर इरिगेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए और इम्प्रूव्ड शीट्स, जिसको हम बोल सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी वाले शीट्स को इस्तेमाल करके। तो इसमें जो है ग्रेन्स यानी गेहूं की प्रोडक्शन, वीट की रिप्रोडक्शन हमने काफ़ी बढ़ा ली थी 1960s के टाइम पे, उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन एक प्रोग्राम है इंडिया में जब शुरू किया गया था मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ये प्रोग्राम जो था, इंडिया ने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना लिया था। इसके विषय में आपने सुना होगा नाम अमूल का, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। तो ये गुजरात में है, आनंद एक जगह है वहाँ पे। तो अमूल कंपनी अब अपने नाम से दूध के साथ साथ बटर भी बनाती है, घी भी बनाती है, चॉकलेट्स भी बनाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप्स। सीरियल्स में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, इसमें वीट होता है, राइस, मेज़, बार्ली, ये सब सीरियल्स है, मतलब अन्न। शीड्स कौन सा होता है बेटा, बीज। सभी शीड जो होते हैं प्लांट के वो हम खा नहीं सकते, जैसे एप्पल के बीज हम नहीं खा सकते, चेरीज़ के बीज हम नहीं खा सकते, संतरे के बीज हम नहीं खा सकते, लेकिन कई जो बीज हैं वो हम खाते हैं, जैसे सीरियल्स मतलब चावल, दाल, ऑयल के शीट्स, नट्स, काजू, बादाम, ये सब शीट्स है जो हम खाते हैं। इनमें फैट्स होता है, एसेंशियल फैट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए। पल्सेस यानी दाल, इसमें कौन क्या क्या आता है, ग्राम यानी चना, पी मतलब मटर, ब्लैक ग्राम यानी काले चने, ग्रीन ग्राम यानी हरे चने,
और लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम खाते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, इसमें ये हमें विटामिन और मिनरल्स मिलता है अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो। काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें। इसमें एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन, वेजिटेबल जैसे स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स और मसाले जैसे चिली, ब्लैक पेपर, फॉडर क्रॉप्स, ओट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रॉप सीज़न, अब दो तरह के जो है डिफरेंस, ये भी 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जो तुम्हें अब आना चाहिए इस चैप्टर के लिए। एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन सा होता है? रेनी सीजन में जो लगता है जून से अक्टूबर के मौसम में। एग्जाम्पल कौन से हैं खरीफ क्रॉप्स के? ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, पैडी, सोयाबीन, ये सारे खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप कौन से होते हैं? ये क्रॉप ज़्यादातर नवंबर से अप्रैल के महीने में लगता है। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनशीड्स, ये सब रबी क्रॉप्स में आते हैं। और क्रॉप ईल्ड, तो क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या क्रॉप को प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट करके भी हम फसल बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स जिसकी वजह से वैरायटी इम्प्रूव होता है वो है बेटा गुड और हेल्दी सीड हम यूज़ करें। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें हम क्रॉस करते हैं दो जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट्स का, ताकि एक नया वैरायटी बना सके और जिस क्रॉप की वैरायटी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फैक्टर्स, अगर वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्रॉप्स की करनी है उसको किया जाता है तो हाइयर ईल्ड, यानी पैदावार बढ़ाने के लिए हम प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ बढ़ जाता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करने से, मतलब अच्छी क्वालिटी की सीड यूज़ करने से। उसके बाद इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट जो है अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग होती है। बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस क्रॉप भी होता है, तो ऐसा भी क्रॉप जो प्रोडक्शन जो होता है जिसकी वजह से बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर यानी वेराइटीज़ रेसिस्टेंस इन फैक्टर्स का हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन। और वाइडर अडेप्टेबिलिटी क्या होता है? क्रॉप्स जो कि ग्रो कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में और सेटिंग हाई प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। मतलब अगर गर्मी में जो फसल ज़्यादा होती है हम वही फसल लगाएंगे, ठंडी वाली नहीं लगाएंगे। ठंड मौसम में गर्म वाली फसल नहीं लगाएंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो विंटर वाले में जो शीड सपोर्ट करते हैं विंटर सीजन, हम विंटर में वही वाले लगाएंगे पौधे, तो जिससे हमारी पैदावार बढ़ सके। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है। इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में एयर, कार्बन, ऑक्सीजन और सोर्सेज, एयर से हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है प्लांट को, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या होता है? न्यूट्रिएंट में बेटा होता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र में लास्ट में ई नहीं आएगा, गलत स्पेलिंग है बेटा। तो ये सब वो चीज़ें हैं कंपोनेंट जो प्लांट को ज़्यादा चाहिए होता है। याद करने का तरीका क्या है? NPK। NPK मतलब N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम। तो ये प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, तो उससे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हैं जो कम अमाउंट में प्लांट द्वारा चाहिए? वो है तुम्हारा आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए होता है। उसके बाद मैन्योर जो होता है ये ऑर्गेनिक, इससे नेचुरल मैटर या फिर ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सॉइल को देता है और ये डिकम्पोजिशन जो एनिमल एक्सक्रीटा है, गोबर या प्लांट वेस्ट, उससे मिलता है। उसमें एग्ज़ाम में जो आता है इस चैप्टर में से वो वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट के बारे में पूछ लेते हैं। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें से तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर बताओ। तो कंपोस्ट क्या होता है? ये प्रोसेस जिसमें एनिमल का गोबर, डंग, किचन का वेस्ट, प्लांट रिमेन्स, वेस्ट फूड, सीवेज वेट्स, ये सब को
खड्डे में डिकम्पोज किया जाता है या पिट्स में डिकम्पोज किया जाता है, उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग। मतलब खड्डा करना और ये सब चीज़ें डाल के सड़ाना और गलाना, क्या कहलाता है? कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, वो कंपोस्ट हम तैयार करते हैं अर्थवर्म को यूज़ करके। इससे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में प्लांट्स और एनिमल्स जो रिफ्यूज़ बच जाता है और साथ में अर्थवर्म डाल देते हैं और फिर खाद बनाते हैं। तो फिर अगर अर्थवर्म यूज़ कर रहे हैं खाद बनाने में तो उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद ग्रीन मैन्योर भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है कि कुछ प्लांट्स जैसे सन हैम्प, ग्वार, ये सब ग्रो किए जाते हैं जब फील्ड को खाली छोड़ दिया जाता है तो उसमें ये सब उगाया जाता है। तो ये ग्रीन प्लांट्स जो होता है ग्रीन मैन्योर में चेंज हो जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस काफ़ी होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स जो कि फैक्ट्री में बनता है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और सूखा होता है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जो है वो ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, क्योंकि वो वाटर में ईज़िली सॉल्युबल होता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है। बाकी डिफरेंस जो है, ये चार डिफरेंस चाहे तो 8th क्लास के बुक में से याद कर लेना या अभी इसमें से भी याद कर सकते हो कि मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मैन्योर जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस से बनता है, जबकि फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस से बनता है। मैन्योर जो होता है इसमें लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, कम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, और फर्टिलाइज़र में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। मैन्योर जो होता है सस्ता होता है और फील्ड में बनता है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो कॉस्टली होता है और फैक्ट्रीज़ में बनता है। मैन्योर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है प्लांट, क्योंकि वो वाटर में इंसॉल्युबल है, जबकि फर्टिलाइज़र वाटर में सॉल्युबल होता है तो प्लांट तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद मैन्योर यानी गोबर को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र को हम पैकेट्स में पैक करके दूर दूर तक ईज़िली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इरिगेशन, अगर वाटर जो है प्लांट को वाटर देने को कहा जाता है इरिगेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रहना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड एज इरिगेशन। कैसे कैसे देते हैं? वेल से देते हैं, डग वेल, ट्यूब वेल से, कैनाल से, रिवर लिफ्ट सिस्टम से, टैंक से और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम पानी देते हैं। क्रॉप पैटर्न में 3 क्रॉप है, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। मिक्स क्रॉपिंग नाम से ही पता लग रहा है, 3-4 तरह की फसल को एक साथ लगा दिया जाता है खेतों में, इसे कहा जाता है बेटा मिक्स्ड क्रॉपिंग। एग्जाम्पल, वीट और ग्राम को एक साथ लगा दो, वीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सभी को खेतों में एक साथ लगा दो मिक्स करके, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को सेम फील्ड पे लगाया जाता है डेफिनेट पैटर्न में। कुछ रो लगाया जाता है सोयाबीन, फिर एक रो में लगाया जाता है मेज़, या फिर एक रो में लगाया जाएगा फिंगर बाजरा, तो एक में लगाया जाएगा लोबिया। ठीक है, लोबिया कहते हैं काउपी, छोटे छोटे से मटर के दाने होते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन एक पॉलिसी होती है जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक के बाद एक सेम फील्ड में लगाते हैं। मतलब ये साल आया तो हमने गेहूँ लगा दिया, फिर नेक्स्ट ईयर हम उसी में चावल लगा देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा फिर से गेहूँ लगा देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम चावल लगा देंगे। इस तरह की क्रॉपिंग जो की जाती है उसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी जो है यानी मिट्टी की उपजाऊपन वो मेंटेन रहता है। उसके बाद ये कंट्रोल करता है पेस्ट और वीड्स को, और बहुत सारे क्रॉप्स जो होते हैं उसको हम ग्रो कर सकते हैं सिर्फ एक ही सॉइल प्रिपरेशन में। क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट में पेस्ट कंट्रोल इसमें वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट जो ग्रो हो जाते हैं फील्ड में, जैसे जैंथियम या इसको वीड्स कहते हैं। उसके बाद इंसेक्ट्स हार्म कर सकते हैं, कैसे? बहुत तरीक़ों से कि उसके बाद रूट को, स्टेम को, लीफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं इंसेक्ट। तो ये क्या करते हैं? सेल के सैप को सक कर लेते हैं, तो अब प्लांट सूख जाता है, प्लांट का बहुत सारा पार्ट सूख जाता है। पैथोजेंस क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस जो डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, उसको पैथोजेंस कहते हैं। ये एयर, वाटर या सॉइल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके बाद बायोटिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? ग्रेन को जब हम स्टोर करते हैं। और अबायोटिक प्रॉब्लम क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग,
अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक प्रॉब्लम्स में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब से नुकसान होता है प्लांट को, क्योंकि ये सब लिविंग है, तो बोलते हैं बायोटिक प्रॉब्लम है। और अबायोटिक प्रॉब्लम क्या है? मान लो जैसे मॉइस्चर ज़्यादा आ गया या टेम्परेचर इनअप्रोप्रिएट है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, तो टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसे फैक्टर है? अबायोटिक फैक्टर है जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मान लो मेरी फसल है गेहूं की, सूख के तैयार है और बारिश हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या है, क्वालिटी ख़राब होती है फसलों की, वेट कम हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है और जर्मिनेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या है? फार्मिंग करना बिना केमिकल्स के। तो ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल कुछ भी आप लगाओ और हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं करो, तो हम बोलेंगे आप कैसी फार्मिंग कर रहे हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब विदाउट एनी केमिकल। ये हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे एनर्जी ज़्यादा मिलती है और बॉडी को इम्यूनिटी पावर भी अच्छी मिलती है। अब अलग अलग तरीके हैं ताकि फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकें जब हम उसे स्टोर करके रखते हैं। तो कैसे हमें, जब हमें स्टोर करना है उसको, फूड को स्टोर करके रखना है ग्रेन्स को, तो ड्राई कर सकते हैं हम, हाइजीन कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं, साफ़ सफाई, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, मतलब गोडाउन और स्टोर्स को स्प्रे करना चाहिए फ्यूमिगेंट से, स्पेशली शीड को ट्रीट करना चाहिए इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड से, ताकि फंगस ना लगे। गीला अगर हल्का सा भी रहा तो फंगस लग जाएगा। और स्टोरेज डिवाइस, जो स्टोर जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं वो क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट है डोमेस्टिक एनिमल का एफिशिएंट मैनर में, ताकि हम फूड ऑब्टेन कर पाए और दूसरा यूज़फुल प्रोडक्ट। कैटल फार्मिंग, इसमें क्या होता है, पर जो हमारे मतलब के एनिमल्स हैं जिससे हमें मिल्क मिलता है या फील्ड को प्लो करने के काम आता है या ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, तो एक होता है काऊ, एक होता है बफेलो। तो दूध देने वाले एनिमल्स कौन से होते हैं? मिल्च एनिमल्स कहलाते हैं, जो खेती करने के काम में आता है। बैल वैल वो ड्रॉट एनिमल्स कहलाते हैं, जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं करते और एग्रीकल्चर में काम आते हैं। और लैक्टेशन पीरियड क्या होता है कि पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ ए यंग वन एंड द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो जब बच्चा देती है गाय, उसके बाद दोबारा जब प्रेग्नेंट होती है उसके बीच में वो दूध देती है, उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है। तो कैटल का केयर कैसे करना चाहिए? एग्जाम में नहीं आएगा, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखो, खाना उसको अच्छी तरह से देते रहो जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहे, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। बीमारी से दूर रखना है, नहीं तो बीमारियों से उसकी डेथ भी हो सकती है और मिल्क की प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में देसी मुर्गे भी पालते हैं और विदेशी मुर्गे भी पालते हैं। इसका नाम एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें डाइट मिलता है। तो ब्रॉयलर जो है बर्ड, उससे मीट हमें, ब्रॉयलर जो है उसको फार्म में पाला जाता है जिससे हमें चिकन मिले। इस पर 6 से 8 वीक्स में तैयार हो जाता है, 2 महीने में तैयार हो जाता है। छोटा सा चिकन जो है वो बड़ा होकर मुर्गा बन जाता है ब्रॉयलर। लेयर्स क्या होता है? बर्ड ग्रो, जिसको सिर्फ अंडे के लिए पाला जाता है, सिर्फ वो अंडे देने के लिए, उसको लेयर्स कहते हैं। मतलब जो चिकन को पाला जाता है चिकन खाने के लिए, उसे ब्रॉयलर कहा जाता है, और जिसको सिर्फ अंडे देने के लिए पाला जाता है उसको लेयर्स कहा जाता है। ये 20 वीक्स यानी 5 महीने के बाद अंडा देती है मुर्गी, जब सेक्सुअली मैच्योरिटी तक पहुंचती है। तो ज़्यादातर बॉयलर और लेयर्स क्रॉस ब्रीड होते हैं। तो ब्रीडिंग क्या होता है? ब्रीडिंग इसलिए किया जाता है ताकि चिकन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, मेंटेनेंस कम होता है। और उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फ़िश प्रोडक्शन, ये भी एग्ज़ाम में आता है। फ़िश प्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिन्ड फिश प्रोडक्शन, जिसको ट्रू फिश प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो है कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस का, जैसे पॉम्फ्रेट हो गया, टूना यानी रोहू मछली, कॉड, कतला, प्रॉन्स, रोहू, ये सब चीज़ें फिन्ड फिश है। और अनफिन्ड, जिसमें फिन नहीं होता मछलियों का, उसका प्रोडक्शन जो होता है सेल फिश, जैसे प्रॉन हो गया, मोलस्क हो गया। इसमें एक है कैप्चर फिशिंग, एक है कल्चर। तो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस और फिशिंग्स 2 टाइप के होते हैं, एक कैप्चर फिशिंग, एक कल्चर फिशिंग।
कैप्चर फिशिंग में नेचुरली बेटा लिविंग फिशेस जो होती हैं अलग अलग वाटर बॉडीज़ में, उसको पकड़ा जाता है, उसको कहते हैं कैप्चर फिशिंग। और कल्चर फिशिंग में फिशेस को जो हमें जिस क्वालिटी का चाहिए होता है वो हम पालते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे बोलते हैं कल्चर फिशिंग। और मरीन फिशिंग मतलब होता है, मरीन फिशिंग में फ़िश प्रोडक्शन जो तालाब में, नदियों में, रिजर्वायर में मछली पाले जाते हैं उसको बोला जाता है मरीन फिशिंग। और इनलैंड फिशिंग क्या होता है, इसमें फ़िश प्रोडक्शन फ्रेश वाटर में यानी पॉन्ड में, रिवर में, लेक्स में पाला जाता है। और ब्रैकिश वाटर में, एग्जांपल एस्चुरी यानी कहीं चावल के जो खेत होते हैं उसमें पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग फील्ड, उसमें भी मछली पालते हैं। उसके बाद कंपोजिट फ़िश कल्चर। कंपोजिट फ़िश कल्चर क्या होता है, इसमें 5 से 6 वैरायटी एक ही पॉन्ड में पाला जाता है मछलियों को, उसको कहते हैं कंपोजिट फ़िश कल्चर। ठीक है। उसके बाद बी कीपिंग क्या कहलाता है, उसको कहते हैं, ये प्रैक्टिस होता है कीपिंग, बी कीपिंग मतलब कि प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग और केयरिंग करना, मैनेजमेंट हनी बीज का। ठीक है, जिसको सेरीकल्चर भी कहा। सेरीकल्चर किसको कहते थे, सिल्क प्रोडक्शन को कहते थे सेरीकल्चर। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। तो मधुमक्खी पालन है शहद वहद के लिए, वैक्स के लिए। अगर हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है बी कीपिंग, या फिर दूसरे टर्म में क्या पूछ लिया जाता है, एपीकल्चर। और वो जो फार्म होते हैं उसको बोलते हैं एपियरी। ठीक है, तो ये मधुमक्खी पालन में भी बड़ा कुछ जो हैं कॉमन इंडियन वैरायटी के बीज कौन से होते हैं पूछ लेते हैं। एपिस कैराना इंडिका जो इंडियन बी होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, एपिस कैराना इंडिका। और जो पहाड़ों में होता है रॉक बी, उसको बोलते हैं डॉरसेटा। और जो छोटी छोटी मधुमक्खी होती है लिटिल बी, उसका नाम है साइंटिफिक फ्लोरल। और एक इटालियन वैरायटी भी होती है, उसको बोलते हैं मेलिफेरा। ये भी इंडिया में यूज़ किया जाता है कमर्शियली, ताकि हनी प्रोडक्शन का कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, रिप्रोड्यूस कर सके फास्ट, और ये काटती भी नहीं है सॉरी। और ये बी हाइव काफ़ी लंबे टाइम तक लिए रहती है, तो इसीलिए बस ये पूछ लेते हैं, इसके टाइप्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है। उसके बाद बड़ा इस चैप्टर में से जो कि इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, 2 मुर्गियों के नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, और गायों के नाम पूछ लेते हैं, एक देसी गाय एक विदेशी गाय के बारे में पूछ लेते हैं। तो देसी गाय जो है वो है रेड सिंधी गाय जो है वो देसी गाय है। और एक और गाय होती है ना, मुर्रा। ठीक है, जो विदेशी है, जो कि दूध ज़्यादा देती है। उसी तरह मुर्गी के भी 2 टाइप पूछ लेते हैं, एक देसी और एक विदेशी।